मेरे सामने दो इंटरेस्टिंग स्टैट्स आए। सबसे पहला, पिछले 5 सालों में इंडिया में जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसकी प्राइसेस 45% तक बढ़ गई है दोस्तों। और दूसरा, अगर हम रेंट पे रहना चाहें तो पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि जो रेंट है ना इंडियन सिटीज में वो 64% तक बढ़ गया है। ये सारे स्टैट्स एंड फिगर्स जब हम देखते हैं तो मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, और वो ये कि हमें घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स पे हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहन के और बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि यार घर खरीदना तो बिल्कुल भी सही सॉल्यूशन नहीं है, हमें हमेशा रेंट पे रहना चाहिए। बाइंग अ हाउस तो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। 3 reasons you should not buy a house. I would not purchase a house until I hit mid-40s. ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। ये वाकई में दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि आखिर करना क्या चाहिए, रेंट पे रहें या घर खरीद लें। आज इस वीडियो में हम सही बात करेंगे और ये जानेंगे, पूरा सच जानेंगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए या फिर घर खरीद लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद 100% आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो में हम 3 तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एंगल से और ये देखते हैं कि घर खरीदना और रेंट पे रहने के एक्चुअल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस क्या कहते हैं। राहुल करके एक बंदा है। राहुल ने खूब मेहनत करके 30 लाख रुपए करीब करीब जोड़ लिए हैं और वो चाहता है कि अब अपना घर खरीद ले। इसके लिए राहुल होम लोन भी लेता है साथ में। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन देखते हैं एक्सेल शीट की हेल्प से। राहुल को जो घर पसंद आया वो करीब 1 करोड़ रुपए का है, जिसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी इंक्लूड कर लिया है। इसके लिए जो 30 लाख रुपए राहुल ने जोड़े थे वो एज अ डाउन पेमेंट वो पे करता है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो कि 70 लाख रुपए है, उसका वो होम लोन लेता है। हमने एवरेज आउट करके 9% का रेट पकड़ लिया होम लोन के लिए। तो 20 साल के लिए जब वो होम लोन ले रहा है तो उसकी जो EMI बन रही है पर मंथ की वो 63,319 रुपए बनती है। और जब हम पूरे घर का पेमेंट देखते हैं, यानी कि जो उसने डाउन पेमेंट दिया, लोन रीपेमेंट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट वो पे करेगा, जब हम टोटल देखते हैं तो राहुल 1 करोड़ के घर के अगेंस्ट में करीब करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए, 1 करोड़ 82 लाख रुपए पे कर देगा आखिर में 20 साल के अंत पर। इसके बाद जो घर उसने खरीदा है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस होते हैं 3 प्रकार से। एक प्रॉपर्टी टैक्स है, एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। हमने एवरेज आउट करके 0.5% घर की वैल्यू का प्रॉपर्टी टैक्स अज्यूम किया है। सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है, जिस भी सोसाइटी में वो रह रहा है वहां के मेंटेनेंस पे करना है। ऐसे ही घर के मेंटेनेंस के लिए हमने एक अमाउंट निश्चित किया जो 10,000 रुपए पर ईयर हो सकता है। ये हालांकि बहुत कम है, लेकिन चलो फिर भी हमने 10,000 रुपए पर ईयर का अमाउंट लिया। जब हम ये सारे अमाउंट को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज भी होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाए, हो सकता है सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ जाए, हाउस मेंटेनेंस में पैसा ज्यादा खर्च हो। तो करीब करीब अगले 20 साल में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि राहुल 20 से 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देगा घर के मेंटेनेंस की तरफ ही। तो 1 करोड़ का घर के लिए राहुल को 20 साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस जोड़ के जब हम देखते हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए पे करने पड़ जाते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि राहुल अगर वही 20 साल के लिए एक घर को किराए पर लेता और रेंट पे रहता तो क्या फाइनेंशियल कैलकुलेशन बनता। राहुल जो है वो मंथली 30,000 रुपए रेंट पे कर रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि एवरी 11 मंथ्स मोटा मोटा हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है रेंट में। तो अगर टोटल हम 20 साल में देखेंगे तो राहुल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए से 20 साल के पीरियड में रेंट में पे कर देगा उस घर में रहने के लिए, क्योंकि हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी हो रहा है। इसमें जो है एक आर्ग्यूमेंट आता है कई सारी वीडियोस और रील्स में, और वो ये कि हम क्या करें ना कि रेंट पे रह लें और EMI हमें पे ना करनी पड़े। तो हमारे रेंट और EMI पर जो डिफरेंस अमाउंट है, जो कि हमारे इस केस में 33,000 रुपए बन रहा है, अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ तो होगा क्या कि ओवर द पीरियड कंपाउंडिंग होती जाएगी और 20 साल में इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा कि हम आराम से ये घर बिना किसी होम लोन के भी ले पाएंगे।
अगर 33,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और हमने माना कि 12% का एवरेज रिटर्न उसे मिल जाएगा, तो ये बात तो सही है यार कि 20 साल से बहुत पहले ही उसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और वो आराम से उस घर को ले पाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, जो रेंट हम पे करते हैं ना, वो हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे थे वो हर साल एवरी ईयर कम होता जाएगा, सो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कम होता जाएगा। एंड सिमिलरली सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है, यार जो घर आपको लेना है 10 साल बाद 20 साल बाद, क्या वो सेम भाव का रहेगा? क्या उसकी प्राइस नहीं इंक्रीज होगी? उसके रेट नहीं बढ़ेंगे? रियल एस्टेट की प्राइस अगर हम रफली एवरेज बेसिस पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो जो घर आज 1 करोड़ रुपए का है वो 10 साल बाद 2.5 से 3 करोड़ का हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हुआ सेगमेंट 1 फाइनेंशियल एंगल। अब हम चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ, जो है प्रैक्टिकल एंगल की तरफ। सो दोस्तों, जब हम घर खरीदते हैं ना, तो बैंक जो है वो हमें होम लोन के तौर पे अगले 20 साल के लिए 8 से 9% पे अमाउंट देता है, जो कि अगले 20 साल के लिए सेम रहने वाला है। तो अगर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो और भी कम रेट पर हमें मिल रहा है, जो कि हमें अगले 20 साल में चुकाना है। अगर कभी भी हमें कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी होती है तो एक रेशियो होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं प्राइस टू रेंट रेशियो। प्राइस टू रेंट रेशियो को हम राहुल के एग्जांपल से समझते हैं। सो राहुल जो 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहा था, मान लो कि उसका मन बनता है कि मैं इसी घर में रेंट पे रहूंगा, और वो 30,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करता है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू रेंट रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए जो प्रॉपर्टी की प्राइस है यानी कि 1 करोड़ रुपए, उसको हम डिवाइड कर देंगे एनुअल रेंट से, जो राहुल के केस में बनता है 30,000 इंटू 12, 3,60,000 रुपए। तो जब हम 1 करोड़ को 3,60,000 रुपए से डिवाइड करते हैं और प्राइस टू रेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 27.77 का। सो जनरली एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्राइस टू रेंट रेशियो अगर 15 या उससे कम रहता है तो ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी को खरीदना एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये रेशियो ऊपर है तो ये माना गया कि रेंट पे रहना एक बेहतर ऑप्शन है। अगर मैं अपने केस में राहुल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये रेशियो 27.77 है, यानी कि रेंट पे रहना एक बेहतर ऑप्शन हुआ दोस्तों। लेकिन अब हम देखते हैं थर्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। पहले जब हम यंग होते हैं ना और अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, तो जो रेंट है 30,000 रुपए का, वो हमारे लिए पे करना एक इजी टास्क होता है, इजीली हम उसको पे कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं यानी 60+ एज पे जाते हैं, तब वो रेंट जो आज 30,000 रुपए महीना है, उस समय वो रेंट 2.5 से 3 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएगा दोस्तों। तब उस रेंट को पे करना हमारे लिए एकदम नामुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स घर लेने के बारे में या रेंट पे रहने के बारे में। अभी तक हमने जो सारे फैक्टर्स देखे हैं उसमें कई जगह हमें ये लगा कि घर को खरीदना बेटर ऑप्शन है और कई जगह हमें ये लगा कि रेंट पे रहना एक बेटर विकल्प है। तो चलो अब एक काम करते हैं कि हमारे थर्ड सेगमेंट में चलते हैं, जो कि है कि हम घर खरीदने या रेंट में रहने के डिसीजन को इमोशनली देखेंगे और फिर फाइनल निर्णय लेंगे, यानी कि कंक्लूजन निकालेंगे। दोस्तों, जितनी भी एसेट क्लास में हम पैसा डालते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उन सब में इकलौता एक रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं दोस्तों। उसके एडवांटेजेस को, उसके बेनिफिट्स को हम डेली इंजॉय कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे रह सकते हैं दोस्तों। इस इंजॉयमेंट की कुछ तो प्राइस, कुछ तो कॉस्ट हमें पे करनी ही पड़ेगी। ऑल्सो जब हम कोई घर बनाते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं और उस घर में 40-50 साल अगले हम रहते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, फैमिली में एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है और इवेंचुअली हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि उसको वैलिडेशन मिले और वो खुश रहे। सो दोस्तों, अब वापस से ऐसा लग रहा है कि यह घर लेना एक बेहतर ऑप्शन है। तो चलो एक काम करते हैं, हमने सारे सेगमेंट्स को, तीनों फैक्टर्स को कंसीडर कर लिया है। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। घर ले सकते हो दोस्तों। अगर वो कोई लैंड है जिसमें हमने घर बनाया है तो वो और भी ज्यादा फायदा है हमारे लिए, क्योंकि ओवर द पीरियड हमें वैल्यू एप्रिसिएशन मिलेगा, घर की प्राइस बढ़ेगी और हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि हम अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने फाइनेंसेस को देखते हुए, फाइनेंशियली हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आए,
ये समझते हुए किस बजट में कितने तक का घर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं, वो समझते हुए घर लेने का निर्णय लें और तभी हम ये डिसाइड करें कि कितने तक का घर हमें लेना है। बेसिकली अगर हम कंफर्टेबली बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के एंड स्ट्रेस के घर ले सकते हैं तो एक अच्छा डिसीजन है, हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स ही देगा ये। सो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी सैलरी के हिसाब से कितने तक का घर लेना एक सही ऑप्शन रहेगा और फाइनेंशियली हमारे लिए एक सही विकल्प रहेगा, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑन गोल्डन रूल टू बाय योर ड्रीम होम। लिंक मैं आई बटन में छोड़ रहा हूं, आप अभी देखो ताकि आपको भी ये समझ में आए कि अपनी सैलरी के हिसाब से कितने तक का घर लेना हमारे लिए सही डिसीजन है। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो ये कंफ्यूजन में है कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।